हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के बारे में। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बातें हमने जो चैप्टर नंबर 16 में देखी थी वहाँ पे उसका रिलेशन इस चैप्टर से है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कंपनी है वो जो पैसे रेस करती है वो पैसे कहाँ कहाँ से रेस करती है और उसको कितना कितना खर्च करना पड़ता है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसे काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, तो सभी पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। और ये आप अगर इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो आप इस चैप्टर में जो थियोरेटिकल पार्ट है, मैं थियोरेटिकल पार्ट को भी कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी हर थियोरेटिकल लाइन को मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वो चीज़ें इंटरप्रेट नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा तो जैसे ही मैं क्वेश्चन करा दूँगा वो अपने आप इंटरप्रेट वो थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें होने वाली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो आपने पैसे रेस किए हैं। आप पैसे बहुत जगहों से, इक्विटी के फॉर्म में आप पैसे रेस करते हो, इक्विटी शेयर से रेस करते हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स की हेल्प से पैसे रेस करते हो, आप डिवेंचर्स की हेल्प से पैसा रेस करते हो, आप लोन्स की हेल्प से पैसा रेस करते हो, आप बहुत जगहों से आप पैसा रेस करते हो, इवन रिजर्व से आप पैसे रेस करते हो। ये जो भी पैसे आप लाते हो साहब, ऑन दिस यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट, है ना। या इक्विटी पे आप जब पैसा लाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना पड़ता है। तो अलग अलग जगहों से, सोर्सेज से जब आप पैसा, रिजर्व से जब पैसा लाओगे तो यू हैव टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी मीन कि अगर आपने यही पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ होगा और वहाँ से निकाल करके आप अपनी कंपनी में लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, आपने क्या किया, आपने उस इंटरेस्ट को खो दिया। यू हैव लॉस्ट दैट इंटरेस्ट। और आज आप उस पैसों को यहाँ लगाए हैं तो आपने कुछ खोया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे यही सब बातें यहाँ पे होंगी। मैं अभी आज इस लेक्चर में बहुत कुछ लिखवाऊँगा। पहले जो मैं बातें लिखवाऊँगा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वो सभी बातें आप लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा सफाई से लिखना उस चीज़ों को, कि उन सभी चीज़ों के सहारे ही आप चैप्टर नंबर 17, 18 और 20, 19 तो नहीं, चैप्टर 17, 18 और 20 चैप्टर को आप उन सभी थियोरेटिकल पार्ट जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, मैं उन्हीं की आप हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। लिखिए बात ओवरऑल अप्रोच के बारे में। वी हैव सीन दैट व्हेन अप्रेजिंग मतलब इवैल्यूएशन, है ना। जब भी हम कभी इवैल्यूएशन करते हैं किस चीज़ का, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, कि हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, अ फर्म में इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट रिटर्न्स यूजिंग द कंपनीज कॉस्ट ऑफ। आपने याद होगा जब भी हम एनपीवी की बात किया करते थे, आपको याद है एनपीवी जब हम निकालते थे तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते थे कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है ना, फिर हम लोग आउटफ्लो कितना है ज़ीरो वाला, फिर उसमें से जो पहले हम लोग इनफ्लो लिखते थे और फिर हम लोग उसमें पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे उसको। तो पीवी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते थे 0.090 अगर 10% से है, ये जो पीवी फैक्टर है ना, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे निकलता है, ये 10% लेना है कि 12% लेना है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेशन को ही हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि हम लोग किस रेट से अपना इस फाइनेंस को डिस्काउंटिंग करें, उसी को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा इसको अलग अलग टर्म्स से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनीज कॉस्ट ऑफ ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट, इसी को क्या कहते हैं, इसको साहब डिस्काउंट रेट भी कहते हैं और इसी को साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो भाई हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे टू स्टैब्लिश द एनपीवी। आप इन सभी चीज़ों की हेल्प से आप एनपीवी निकाल सकते हैं। विद इन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर, आपने चैप्टर 15 के बारे में देखो, यहाँ लिखा गया है कि आप विद इन द सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विद इन अ कंपनी एज। आपने वहाँ देखा कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म पैसे जो मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसे मिलते हैं वो मोस्टली इन्हीं 3 जगहों से मिलते हैं। या तो आप इक्विटी शेयर्स रेस करो, लोगों को शेयर्स बांटो प्रेफरेंस शेयर्स की हेल्प से, या आप डिवेंचर मतलब आपने डिवेंचर इशू किया है या लोन लिया है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस डिवेंचर पार्ट। फिर लिखिए बात, वी ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन। वहाँ पे हमने रिस्क और रिटर्न, हमने ये बात भी बहुत अच्छे से अभी तक जान लिया है कि रिस्क, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो वही ये लागू जो चीज़ होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी होती है। यार लॉजिक सुनना ध्यान से, ठीक है। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बाद में भी हेल्प करेगी। होता क्या है साहब कि अगर मान लेते हैं 2 बंदे हैं, एक बंदे का नाम गणेश है, एक बंदे का नाम मिथिलेश है, ठीक। अब गणेश ने जो पैसे कंपनी में लगाए हैं वो लगाए हैं, मान लेते हैं डिवेंचर्स, क्या लगाए हैं,
उन्होंने डिवेंचर्स पैसे लगाए, मतलब इन्होंने लोन दिया है कंपनी को 10 लाख रुपए का। उसी तरीके से मिथिलेश जो हैं इन्होंने कंपनी में लगाए हैं शेयर्स में पैसे लगाए हुए हैं। तो अब कंपनी, अगर ध्यान दिया जाए, आप खुद सोचिए कि कौन ज़्यादा सेफ है। डिवेंचर होल्डर जब पैसा लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी पे, कंपनी की जो बिल्डिंग है, कंपनी की जो कार है ना, कंपनी की जो कार होती हैं, अच्छे से नहीं बनाया, कंपनी की जो कार होती है साहब, है ना, उस पर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, सभी प्रॉपर्टी कंपनी की जो ज़मीन है इन सब क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट कर देते हैं। मतलब कंपनी ये सब चीज़ें गणेश के पास गिरवी रख देती हैं। इसके अलावा इन लोगों को, गणेश जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, इन लोगों को साहब एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी, इंटरेस्ट मिलता है। तो मतलब देख रहे हो आप, गणेश सेफ़ हैं। अब सोचिए, अगर मान लेते हैं, मैं एक सिंपल रखने के लिए, अगर उन्होंने 100 रुपये लगाया हुआ है और कंपनी उनको 10% से इंटरेस्ट, मतलब 10% से उनको 10 रुपये के साथ, 10% का 10 ही रुपये आएगा, तो 10 रुपये इनको हर साल दे रही है। मिथिलेश ने भी 100 रुपये लगाए हैं, और आपको पता है सब शेयर होल्डर्स का ये रिस्क होता है कि ये लोग कोई चीज़ गिरवी नहीं रखते, मतलब मॉर्टगेज या कुछ भी नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ इनके पैसे, अगर कंपनी डूब जाती है तो कंपनी डूब जाती है और इनको कुछ भी मिलता नहीं है। साथ ही साथ भाई इनको कोई गारंटी नहीं होती है ना शेयर होल्डर्स को कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अब सोचिए, अगर कंपनी इनको दे रही है 8 रुपया, तो ये बताइए क्या मिथिलेश शेयर्स में पैसा लगाना चाहेंगे? द आंसर इज़ नो। हमेशा जो शेयर होल्डर्स होते हैं साहब, वो ये चाहते हैं कि इनको जो रिटर्न मिले। ध्यान दीजिएगा, मिथिलेश लोग हमेशा, शेयर होल्डर्स लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उनको जो भी रिटर्न मिले वो हमेशा डिबेंचर होल्डर्स क्या मिले, ज़्यादा मिले। ऐसा क्यों? बिकॉज साहब यहाँ जो शेयर होल्डर्स होते हैं साहब, वो ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं, दे आर बेयरिंग मोर रिस्क, एंड बिकॉज ऑफ बेयरिंग दिस मोर रिस्क दे वांट द मोर रिटर्न, एंड दैट इज़ वाई साहब कंपनी जब भी कभी पॉलिसी बना रही है, अभी आगे जाके बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि कंपनी जब भी कभी पॉलिसी बनाती है साहब, तो हमेशा ध्यान रखती है कि हम लोग जितना भी पैसा अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं, उसके मुकाबले हम ज़्यादा पैसा किसको दें, उसके मुकाबले हम ज़्यादा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को दें, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा रिस्क बेयर कर रहे हैं। और अगर कंपनी, ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर इनको 10 दे दिया, अगर इनको 13-14 रुपये नहीं देगी, तो साहब मिथिलेश लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देंगे। और जैसे सोचिए, ऐसा तो नहीं है मिथिलेश ही अकेले बेचेंगे, ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे जो अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देंगे। जब ये सभी लोग अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो उससे ये हो जाएगा साहब, सोचिए अगर कोई कंपनी के सभी लोग शेयर्स बेच रहे हैं तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा फिर? और फिर आगे की अगर मैं बात कहूँ साहब, अगर मान लेते हैं सभी लोगों ने जब बेच दिया, कंपनी को ही बेच दिया, कैसे भी बेच दिया, कम दामों में बेच दिया, उसके बाद कंपनी का फ्यूचर में कभी पैसा रेस करने का सोचेगी, तो साहब क्या लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग समझ जाएंगे भैया इस कंपनी में पैसा लगाने का कोई तुक नहीं है। यहाँ पे साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बार बार हम लोग को कम पैसा यहाँ पे देते हैं साहब। ठीक, अब आती है बात साहब यहाँ पे, अब थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं कहानी, क्या बात हो रही है, तो उसको पढ़ लेते हैं साहब, क्या बातें हो रही हैं ध्यान से। ठीक, तो हम स्लो चलेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, थोड़ा सा आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा अपने, जब आप यूट्यूब पे इसको देखेंगे तो आप इसको 2x में या 1.25 में देख लीजिएगा, लेकिन मेरे को हर चीज़ समझाना ज़रूरी है क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। फिर लिखी हैं बातें, वी ऑल्सो ब्रीफली एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। हियर वी कंक्लूडेड द ग्रेटर द रिस्क of an investment, the greater the return would be demanded by the investor. I think मैंने कहानी सुना दी। The total return demanded by an investor is actually depend on the two specific factors. वो कितना रिटर्न चाहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। The reward investors demand for the risk they take in advancing fund, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क बेयर कर रहा है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रेट क्या चल रहा है। इसको भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आगे की वीडियो में आपको वो नहीं मिलेगा, आगे मैं बार बार बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, अभी से सुनते रहिएगा। ठीक, अब रिस्क फ्री क्या होता है साहब? रिस्क फ्री मतलब होता है कि अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आप कोल इंडिया लिमिटेड में, चलो कोल इंडिया लिमिटेड छोड़ दीजिए,
मैं आपसे कह दूं कि SBI में क्या करिए, SBI कंपनी के शेयर्स भी आपको मार्केट में दिखेंगे। या चलिए NTPC आपने नाम सुना होगा, NTPC या ONGC या है ना, ये सब जो कंपनियां हैं साहब, ये सब सरकारी कंपनी हैं। तो ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं साहब, इसमें पैसा अगर आप लगाओगे तो क्या आप एक पैसे कभी डूबेंगे? द आंसर इज़ नो। मतलब ये हुआ कि सब, लेकिन हाँ, अगर आप कभी रिलायंस में लगा दोगे, अगर आप कभी विप्रो में लगाओगे, इन्फोसिस में लगाओगे ना, तो इन सभी कंपनियों में अगर आप पैसे लगाओगे साहब, तो हो सकता है इन्फोसिस कभी ना कभी डूब जाए। लेकिन क्या NTPC, ONGC, SBI, ये सब जो PNB, ये सब जो कंपनियां हैं, क्योंकि बैंक भी तो कंपनी होती है, तो ये सब क्या इसमें जब आप पैसे लगाओगे, NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ONGC का ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल नेचुरल रिसोर्स, ऐसा कुछ करके है। ये सब सरकारी कंपनियां साहब यहाँ पे। तो मेरा कहना था यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप इन सभी जगहों में पैसा लगाते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यस, तो साहब यहाँ बात ये कही गई है कि अगर आप इन सभी जगहों पे पैसा लगाते हो तो जब भी कंपनी डूबती भी रहती है ना, तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको साहब बेल आउट पैकेज दे देती है। क्या देती है? बेल आउट पैकेज देती है, या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे देती है साहब, है ना। तो अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा, ध्यान सुनिएगा, अब मैं आपसे कहूँ कि अगर आप NTPC में पैसा लगाओ और वहाँ पे जो NTPC वाले डिविडेंड दे रहे हैं वो 10% से दे रहे हैं, 100 रुपये लगाओगे 10 रुपया मिल जाएगा। और अगर आपने रिलायंस में लगाया और रिलायंस वाला भी 10% ही दे रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कहाँ लगाना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप NTPC में लगाना पसंद करोगे, क्योंकि भैया आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। तो आप ईजिली यहाँ पर आप सेफ़ अपना घर में सोते रहो और आपको साहब हर साल डिविडेंड अपने पास आता रहेगा। लेकिन अगर सोचिएगा कि अगर NTPC वाला 12% से दे और ये 10% से दे, तो लगाओगे? तो भी नहीं लगाओगे। मतलब अगर इक्वल है तो भी नहीं लगा रहे हो आप, ठीक है, तो भी आप रिलायंस में नहीं लगाओगे। अब मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, रिलायंस कंपनी वाले को अपने पास शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट दे नीड टू डू इज़ दे नीड टू गिव मोर दैन द इंटरेस्ट या डिविडेंड दैन द दीज रिस्क फ्री कंपनीज। ये जो कंपनियाँ, जो सरकारी कंपनियाँ PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं उसको साहब हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। किसी भी कंपनी को अगर आप PSU तब कहते हैं जब उस कंपनी में मोर देन, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 51% जो स्टेक है किसका है साहब? मोर देन 51% स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का है। अगर किसी भी कंपनी में, रिलायंस कंपनी आपने देखा कि आप 51% स्टेक गवर्नमेंट का नहीं, इसलिए रिलायंस कंपनी क्या है? रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वो किस में आती है? वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर में आती है। लेकिन हाँ, वो एक पब्लिक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, वो एक पब्लिक कंपनी तो है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। सेक्टर अलग होता है, प्राइवेट सेक्टर अलग है और प्राइवेट कंपनी अलग होता है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाली कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो भी पब्लिक, इसके अंदर दो कंपनियां होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक कंपनी भी होती है और प्राइवेट कंपनी भी होती है, वो सब हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। अगर आप लोग कमेंट में मुझे पक्का बताइएगा, कमेंट अगर आप लोग लिख के मुझे देंगे कि सर आप हमें इसके बारे में भी बताया, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो छोटा सा बना करके डाल दूँगा, ठीक है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अब आती है बात है प्राइवेट सेक्टर, मतलब रिलायंस कंपनी में साहब अगर हम पैसे तभी लगाएंगे जब रिलायंस वाले हमें क्या करें, 13% या 14% से देंगे, तभी हम लगाएंगे। तो हुआ क्या, रिलायंस कंपनी वाले मजबूर हैं बेचारे कि उनको कम से कम जितना भी ये सरकारी कंपनी वाले दे रहे हैं उसके मुकाबले इन लोगों को ज़्यादा, है ना, ज़्यादा रिटर्न हमको देना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे कही है कि इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी से कितना डिमांड करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि रिस्क कितना वो बेयर कर रहा है। साथ ही साथ वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है, जो PSU वाले दे रहे हैं, वो कितना चल रहा है। फिर लिखिए बात, दिस सेशन जो आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे विल बिल्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, इसी के बेस पे पूरा चैप्टर चलेगा। बाय लुकिंग एट हाउ अ फर्म कैन आइडेंटिफाई देयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस यूजिंग द टेक्निक्स बिलो। अभी हम अगली जो भी 3, 4, 5, 10 जितना पढ़ेंगे साहब, हर पेज पे हम लोग अलग अलग चीज़ों को कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखेंगे। लिखिए बात, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड। यहाँ पे साहब हम लोग, कंपनी जो होती है नॉर्मली कहाँ से पैसे रेस करती है, कंपनी अक्सर पैसा इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर से पैसा रेस करती है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ऑब्वियस सी बात है इक्विटी, जब ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम पूरी पढ़ाई जो कर रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कहीं भी बात एक इक्विटी शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम उसकी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कभी कभी देखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा जो हम बात करेंगे यहाँ पे
वो हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि हम कौन है, हम एक कंपनी हैं और हम लोग यहाँ पे यही देखना चाहते हैं कि जब हम इक्विटी से पैसा रेज़ करते हैं या डिबेंचर से पैसा रेज़ करते हैं तो हमें कितना खर्च होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी बात मैं और कह देता हूँ आपको कि अगर आप एक कंपनी है और मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 10% है, इट कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% क्यों है, ध्यान दीजिएगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं भैया देखो अगर आप हमें 10% दोगे तभी हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है साहब, वही हमारे लिए क्या बन जाती है, वही कंपनी के लिए साहब कॉस्ट बन जाती है। उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स भी साहब कुछ पैसा आपसे मांगेंगे, पैसा आपको जब देंगे तो वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया आप हमें इतना इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेंगे, वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि हम आप इतना हमें आप इंटरेस्ट दो। तो जो वो इंटरेस्ट ऐप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं साहब, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेप्थ। वो क्या बन जाएगी हमारी, वो हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्थ बन जाएगी। और जो इक्विटी वाले होंगे उसको हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी। इसी को मैं बाद में ध्यान दीजिएगा के ई के नाम से लिखूँगा बार बार, और इसको मैं के डी के नाम से लिखूँगा। तो ध्यान दीजिएगा ये के ई और के डी जो होगा साहब, यही आपको पास कराएगा FM, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ डेप्थ कौन सा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फॉर ईच टाइप कैलकुलेट द कॉस्ट, सभी के लिए हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्थ को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा साहब, इन दोनों को मिला के मैं दिखाता हूँ क्या बनता है, WACC बनता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत बच्चे के जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वैक बोलते हैं, तो WACC दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Using all the cost together, find the weighted average cost of capital. This is the key approach for finding the company's WACC in the examination question. इसके बाद साहब कैलकुलेटिंग रिटर्न्स के बारे में यहाँ बात की गई है। द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस टू द कंपनी कैन बी इक्वेटेड विद द रिटर्न दैट द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस आर डिमांडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो भी साहब हमारी कॉस्ट होती है ना, उसको आप कैसे कंपेयर करोगे, किससे तुलना करोगे, आप इसी से तुलना करोगे कि भाई इन्वेस्टर्स कितना पैसा मांगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी जितना भी पैसा इन्वेस्टर्स मांगते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाती है। द रिटर्न कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, जो भी हम लोग कैलकुलेशन परसेंटेज में करेंगे, इफेक्टिवली एन इंटरेस्ट रेट that can be used as the overall measure of cost, that is the cost of money is the percentage return फर्म नीड्स टू पे टू इट्स इन्वेस्टर। जो भी यहाँ पे कॉस्ट निकलेगी साहब, वो क्या है, वो एक ऐसा परसेंटेज है जितना हमें पैसा किसको देना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा। टू कैलकुलेट द रिटर्न बीइंग डिमांडेड, वी विल एज्यूम दैट इन अ परफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है साहब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स डिस्काउंटेड एट द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न। आपको पता ही होगा साहब, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साहब जो भी हमको पैसा आता है उसको हम डिस्काउंट करते हैं। ये सब बातें बिल्कुल मत पढ़िए, आपको सब कुछ भी रेलवे सब काट देना, कुछ भी लॉजिकल नहीं है। मैं सब बातें आपको करा दूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अभी हम सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत कुछ लिखवा देता हूँ। प्लीज़ अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखते रहिएगा, तब जाके आपका ये चैप्टर तेज़ी से ख़त्म होगा। ठीक है, तो मैं ना एक पेज ढूंढ लेता हूँ जहाँ पूरा मुझे ब्लैंक मिल जाए और मैं वहीं पर लिखवाता रहूँगा आपको बहुत कुछ। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कोई पेज होगा, जगह तो कहीं दिख नहीं रही है। चलिए मैं चैप्टर के लास्ट में होगा शायद। आइए सर, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी आइए। लिखते रहिएगा, मैं मिटाता रहूँगा, लिखता रहूँगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा भी आपको लगे, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग उसको लिख लें कहीं कॉपी में, ताकि आप उसको रिमेंबर कर सकें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेडिंग दे दीजिएगा अपनी कॉपी पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये अब यहाँ लिखिए 1। ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स, बस लेंथी ज़्यादा जाएगा ये, ठीक है, लेकिन लिखते रहिएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है।
Capital means capital employed and includes equity, preference and debentures or debt to raise capital company has to incur certain cost like interest, preference, dividend and equity dividend. This is called weighted average cost of capital. Source, weight, cost, weighted कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको WACC निकालना सिखाऊंगा, थोड़ा सा वो शॉर्टकट तरीका और इजी तरीका होगा, और जो किताब में आपको दिखेगा वो थोड़ा सा लेंदी है। आप जो मर्जी वो प्रेफर करें, यू विल गेट द सेम मार्क्स। इक्विटी कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये रेट होता है, पता होगा कि जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का नाम लिखते हैं तो हम उसके पीछे रेट लगाते हैं ताकि वो दिखे कि इस पर कितना परसेंट हम डिविडेंड दे रहे हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, फिर 12% डिबेंचर, ठीक है, हम डिबेंचर पे 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं। वेट मान के चलते हैं, सब ये एजम्पशन में, ठीक है, सब एग्जाम्पशन चल रहा है, एजम्पशन में चल रहे हैं। 5 लाख रुपए का हमारे पास इक्विटी कैपिटल है, 3 लाख रुपए का आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, 2 लाख रुपए का आपके पास डिबेंचर है। कॉस्ट यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि KE मैं निकाल के पहले से ही बैठा हूँ, अभी मैं सिखाऊंगा KE कैसे निकाला जाता है, KP कैसे निकाला जाता है और KD कैसे निकाला जाता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा साहब, ठीक। KD निकाला कैसे, इसका रेट यहाँ पे 12% दिया है। तो अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं साहब तो आपका 5 का, ध्यान दीजिएगा अभी क्या है। KE मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब आप जब इक्विटी शेयर से पैसा रेज करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो 20% पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर जब पैसा रेज करते हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है 20% से। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि शेयर होल्डर्स आपसे इतना पैसा मांगते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट जो डिविडेंड आप दे रहे हो ये डिवेंचर होल्डर के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। तो साहब ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग हमेशा डिवेंचर होल्डर से ज़्यादा डिविडेंड मांगते हैं, ठीक। तो 5 लाख KE 20% हुआ तो ये कितना हो गया, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया हो गया साहब। फिर 3 लाख का 10% साहब, ये हो गया आपका 30,000 रुपया।
और 2 लाख का साहब 12% हो गया आपका 24,000 रुपये। तो कुल मिला के साहब ये हो गया आपका 1,54,000। और टोटल जब आपने पैसा लगाया था साहब वो कितना लगाया था? 10 लाख रुपया। मतलब वेट आपका साहब 10 लाख था और वेटेड कॉस्ट कितना है? 1,54,000 है। तो KO ध्यान दीजिएगा, मैं KO क्या होता है? KO दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर्मूला होता है वेटेड कॉस्ट अपॉन वेट, सिंपल सा फॉर्मूला। वेटेड कॉस्ट आपका साहब यहाँ पे कितना है? वो है आपका साहब यहाँ पे 1,54,000 डिवाइडेड बाई वेट कितना है साहब आपका? ये 10 लाख इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा साहब यहाँ पे 15.4%, दैट इज़ WACC। वैक कितना आ गया आपका साहब? यहाँ पे आपका वैक जो आया साहब वो आ गया आपका 15.4%। तो आपने क्या सीखा? WACC ऐसे ही निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे ये चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, मैं सब सिखाऊंगा, ठीक। तो ये आपने सीख लिया WACC कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपने हिसाब से आप अपने वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते चले जाइएगा। और मैं अब ये समझाता हूँ ये क्या लिखा था मैंने। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इक्विटी के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकते हैं, डेब्ट उसी को बोलते हैं। टू रेज कैपिटल, कंपनी जब पैसा रेज करती है तो कंपनी हैज़ टू इनकर सर्टन कॉस्ट, कंपनी को कुछ खर्च करने पड़ते हैं। लाइक कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ सकता है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कंपनी को इक्विटी डिविडेंड देना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों को जब मिला लेते हैं साहब तो क्या बनता है? वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। तो मैंने नीचे आपको सिखाया कैसे निकालते हैं साहब। सभी का हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्विटी भी शामिल हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स भी शामिल हो रहा है, डिवेंचर भी शामिल हो रहा है साहब। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मैं काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे लिखवाऊंगा, ऐसे करके मैं करीब आपको 6 पॉइंट लिखवाऊंगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं साहब, ठीक है। अभी ये ब्लैंक पेज मुझे बाद में मिलेगा नहीं ना, अगले कहीं पेज पे, इसलिए मिटाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बुरा मत मानिएगा। आइए सब बाद में मिटा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। सेकंड पॉइंट हम लोग साहब यहाँ अब कैलकुलेट क्या करेंगे साहब, हम लोग बात अब सीखेंगे। अब एक कुछ बेसिक बातें भी सीख ली साहब यहाँ पे, कि हमने जो ऊपर ये सब कैलकुलेशन किया था। अभी मैं आपको नीचे एक और चीज़ सिखाई देता हूँ वहीं पे। अभी यहाँ पे साहब बात ये होती है कि ये ठीक निकल गया। कॉस्ट ऑफ डेप्थ की अगर मैं बात करूँ साहब, यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट ही आपको सिखाता हूँ, ठीक डायरेक्टली। सेकंड पॉइंट में हम बात करते साहब, हेडिंग दीजिएगा कॉस्ट ऑफ डेप्थ। इसको आप डिवेंचर होल्डर भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक। तो कैसे निकाल, इसी के बगल में लिख लीजिएगा, इसी को कह सकते हैं आप एक्सपेक्टेड रिटर्न। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात लिखवा रहा हूँ मैं। इसी को आप लिख सकते हो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डिवेंचर होल्डर। ये क्या है साहब आपका? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसका? डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है वही क्या है हमारी, वही हमारी क्या है? कॉस्ट है साहब। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला बनता है KD विल बी इक्वल टू व्हाट? KD विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट। किताब में ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूले दिए गए हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके दिए गए हैं, तो मैं जैसे से लिखवा रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाना। प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बस ट्रस्ट करते जाइएगा। आपने अगर अभी तक मेरे सभी वीडियो देखे हैं, आई होप मैं आप पे ट्रस्ट बना चुका हूँगा कि मैं कितना इजी तरीके से यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप लोगों को जैसा लगे, ठीक है। एनी हाउ, इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बात पूरी बच्चे एक्सप्लेन करूँगा।
मैं तरीका ये होता है नॉर्मली, मैं पहले पूरा लिखता हूँ उसके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ऐसा ही मैं करता रहूँगा। व्हाट वी गिव और नीचे आएगा व्हाट वी गेट। ये जो बात लिखी है मैंने, ये शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी है, ये मैंने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी जब डिबेंचर होल्डर से साहब पैसा मांगती है तो कंपनी को क्या देना पड़ता है उन लोगों को? कंपनी को साहब उन लोगों को देना पड़ता है इंटरेस्ट। तो जब हम इंटरेस्ट उनको देते हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है। अब ज़रा एक लॉजिक सुन लीजिए, बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स बेनिफिट लेस कैसे हो रहा है। ज़रा इस बात को आप ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो लंबा ध्यान सुनना। अब होता क्या है साहब कि अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये थोड़ा टॉपिक से हट के बात हो रही है, ठीक है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये टैक्स बेनिफिट वाली जो मैंने बात लिखी क्यों लिखी है। आप जब अपनी क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे तो यहाँ पे आप लिखा करते थे टू स्टेशनरी, या यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज, है ना, यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, बहुत कुछ लिखते थे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा एक और आइटम आप लोग किया, अगर आपको याद होगा, टू इंटरेस्ट, ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात को। मान के चलिए कि साहब, ऐसा कलर थोड़ा सा बार बार चुनता रहता हूँ मैं, परचेज का कॉस्ट आपका 100 रुपये था, जो सेल्स, ध्यान दीजिएगा, बाय सेल्स कितना है आपका, मान लीजिए 1000 रुपये का है, ठीक। आपका जो स्टेशनरी वाला आइटम आपने लिया है 200 रुपये का, और आपने कैरेज आउटवर्ड किया है 300 रुपये का। इंटरेस्ट का पैसा आपका, ध्यान दीजिए, हो सकता है, मैं इसको और थोड़ा सा, चलिए इसको इंटरेस्ट यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। तब इंटरेस्ट का खर्चा आपने मान लीजिए किया है 200 रुपये का। अब टोटल कितना आया यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 1000 रुपये आया, और यहाँ भी कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा। तो साहब यहाँ क्या बचेगा? 2 नेट प्रॉफिट बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ। तो 300, ये 200, हाँ 200, 200, 400, एक 500, 500, 3, 800। तो प्रॉफिट कितना बचा साहब आपके पास? प्रॉफिट यहाँ पे बचा 200 रुपये, ठीक। अब आप खुद ही बताइए कि 200 रुपये पे आपको अगर मैं कह दूं कि आपको 30% से टैक्स पे करना है तो कितना रुपया हुआ आपका? 60 रुपये हुआ। ध्यान सुनिए मेरी बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या हो रहा है। तो आपने जब 200 रुपया कमाया तो उस पर आपने क्या किया? 60 रुपये टैक्स पे कर दिया। तो नेट रुपया आपके जेब में कितना गया? नेट रुपया आपकी जेब में, माइनस करिए 60, नेट रुपया आपकी जेब में साहब कितने गए? 140 रुपये गए, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड सिचुएशन दिखाता हूँ कैसे क्या और क्या हो जाएगा, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ कि भैया मुझे जो इंटरेस्ट देना है, मान लीजिए मैंने जो लोन लिया हुआ है वो गणेश से लिया हुआ है, तो गणेश को मैं 200 रुपये दे रहा था, और मेरा जो इंटरेस्ट जो भी था सब कुछ करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बच रहा था वो 140 बचा। अगर मैंने ऐसा किया कि सब कुछ खर्चे मेरे सेम हैं, और मैं, अगर वो गणेश बोलता है नहीं सर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, ध्यान सुनना मेरी बात को, गणेश कहता है कि सर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, तो मुझे, मैं बोला ठीक है भैया ले लो। बोला कितना चाहिए? वो बोला सर मुझे अब 300 रुपये इंटरेस्ट है। कितना चाहिए? 300 रुपये इंटरेस्ट है। तो परचेज में सेम लिख रहा हूँ 100 रुपया, टू स्टेशनरी में सेम लिख रहा हूँ 200 रुपया, टू कैरेज इन आउटवर्ड में सेम लिख रहा हूँ 300 रुपया, और अब मैं जो इंटरेस्ट लिख रहा हूँ साहब वो मैं लिख रहा हूँ 300 रुपया। अब क्या हो जाएगा साहब, ध्यान से देखिएगा। अब हो ये जाएगा कि अब मेरा जो प्रॉफिट था साहब से, यहाँ पे 1000 रुपया है वो तो सेम ही आएगा, यहाँ का टोटल भी 1000 रुपये रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक। ध्यान देखना क्या होगा। अब मेरा यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा साहब? 300, 300, 600, 600, 3, 900। नेट प्रॉफिट जो आया साहब मेरा कितना आया? वो आया सिर्फ 100 रुपया, ठीक। अब मेरे पास प्रॉफिट 100 रुपया है, 100 रुपये मैं 30% टैक्स पे करूँगा, तो मेरे पास जो पैसे बचे वो कितने बचे? 70 रुपये बचे। बहुत ध्यान सुनना, कितने रुपये बचे? 70 रुपये बचे। पहले मैंने गणेश को कितने रुपए दिए? पहले मैंने गणेश को 200 रुपया दिया, ध्यान सुनिएगा, और अब मैं गणेश को कितना दे रहा हूँ? गणेश को अब मैं 300 रुपये दे रहा हूँ। तो बताइए गणेश को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? गणेश को साहब एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो 100 रुपया मिल रहा है। सोचिए गणेश की जेब में कितने रुपए जा रहे हैं? 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं,
अब ज़रा मेरा कैलकुलेशन करिए कि पहले मेरे जेब में कितने रुपए आ रहे थे, पहले मेरे जेब में 140 रुपये आ रहे थे और अब मेरे जेब में कितने रुपए आ रहे हैं, अब मेरी जेब में 70 रुपये आ रहे हैं। अरे सर, आपका जो जेब से गया इसका मतलब सिर्फ 70 रुपया ही गया, 140 माइनस 70 दैट इज 70। तो सिर्फ मेरे जेब से 70 रुपया हुआ, उसको कितने मिल गए, गणेश को साहब 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये कैसे हुआ, ये साहब इसलिए हुआ क्योंकि जो भी मैं प्रॉफिट कमा रहा था उस पर क्या लग रहा था, उस पर लग रहा था साहब टैक्स। तो साहब जब हम खर्चे को बढ़ाते हैं तो हमारा टैक्स भी क्या होता है, हमारा टैक्स जब खर्चे को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा साहब तो हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने 100 रुपये पे सिर्फ 30 रुपये टैक्स भरा, जबकि पहले मैं 200 रुपये पे 60 रुपये टैक्स पे कर रहा था। तो जैसे ही मेरे खर्चे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई गेट द टैक्स बेनिफिट। मुझे क्या मिलता है, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब मेरे को 30 रुपये का, ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा खर्चा बढ़ा 200-300 हो गया, मेरे को बेनिफिट कितने का मिल गया, मेरे को साहब पहले 60 रुपये का मैं टैक्स पे कर रहा था, अब सिर्फ 30 रुपये का टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा 30 रुपये क्या मिला, मुझे टैक्स बेनिफिट मिला। और इसी की वजह से साहब मेरे जेब से जो पैसे सही मायने मेरे जेब में लास्ट में जो बच रहा था वो सिर्फ 70 रुपये से कम हुआ, 140 का। वह सोचिए, जहाँ रियल मायने मैंने 100 रुपये जब एक्स्ट्रा बढ़ाया इंटरेस्ट के रूप में, तो मेरे जेब में से 140 माइनस 100 दैट इज़ सिर्फ 40 बचना चाहिए, जबकि अभी भी मेरे पास 70 रुपये बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या मिला है, 30 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिला है। यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए साहब यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स बेनिफिट। पूरी किताब में ध्यान दीजिए, मैंने पूरी लंबी सी कहानी आपको सुनाई है प्रॉफिट एंड लॉस वाली। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ चल रही है। ये बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को पूरे एफएम को पास करने में। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ प्लीज़ सीखते चले जाइएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत बिल्कुल प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग उसमें भी अगर काट पीट के समझेंगे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। एनीहाउ, तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बना साहब, इंटरेस्ट हमारा जो खर्चा हुआ उसमें से क्या मिल जाएगा, हमको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो साहब टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अपन प्राइस क्या होता है, चलो इसको समझ लेते हैं साहब। हमने अगर शेयर्स को इशू किया, मान लीजिए 200 रुपये का या 200 रुपये का हमने शेयर इशू किया, तो लोग हमको कितना देंगे, रोज़ लोग हमको 200 रुपया देंगे। मतलब डिवेंचर हमने अगर बेचे, 200 रुपये का शेयर बेचा, तो लोगों ने हमें कितने रुपए दिए, लोगों ने हमको 200 रुपये दिए, और हम उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और उस पर हमें मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तो हमको कितने पैसे मिले, व्हाट वी गेट दैट प्राइस फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर। हमको 200 रुपये लगे पहुँचाते रहेंगे जितने भी डिवेंचर होल्डर होंगे, और हम उसके बदले क्या देंगे, उनको इंटरेस्ट देंगे। इसलिए साहब इसका फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। आई होप आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। इसके बाद छोटी सी बात और भी यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा साहब। छोटी सी बात ये है कि वेयर, यहाँ प्राइस मतलब मैं लिखवा देता हूँ, वेयर प्राइस मीन्स, प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी पहली बार, अगर किसी कंपनी ने नए शेयर इशू किए हुए, मतलब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस केस में साहब हो जाएगा इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट का आई होप आपको यूज़ कितनी बार, मोस्टली नहीं पड़ेगा आपके एफएम पेपर में, यानी वो आपका जो किताब है वो थोड़ा सा इतनी ब्रॉड नहीं है अभी। इशू प्राइस जितने भी प्राइस में आपने इशू, मैं इसी प्राइस की बात कर रहा हूँ। प्राइस क्या है, प्राइस मतलब अगर नई कंपनी होगी तो उस केस में आप यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा नया प्राइस लोगे, इशू प्राइस लिखोगे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा मतलब शेयर्स को इशू करने पे जो खर्चा होता है उसको हम साहब कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब सोचिए, अगर मैंने शेयर्स को इशू किया 200 रुपये का, और शेयर्स को इशू करने में और उनको लोगों से पैसा लेने में मेरे को अगर 20 रुपये खर्च हो गए, तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा 20 रुपया माना जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे आइडिया, शायद आएगा आपको क्वेश्चन, तो 20 रुपये आप कट जाएंगे, तो नेट आपको जो यहाँ लिखना है वो कितना लिखना है, 180 लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्लीज़ देखते रहिएगा। इस चैप्टर में जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसका कोई तुल्य नहीं, कोई तुलना नहीं है उसकी, आपको हर चीज़ यूज़ में आएगी। ठीक है, बस सीखते जाइएगा, मेरा ट्रस्ट करिए, बस आंख बंद करके, कहीं डूबेंगे नहीं है। न्यू इशू, और अगर साहब कंपनी एग्जिस्टिंग इशू है तो क्या होगा साहब, अगर पहले से ही कंपनी पड़ी हुई है साहब, उस केस में आपका इशू प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस मतलब होता है साहब जो कंपनी के शेयर्स के प्राइस मार्केट में चल रहे हैं साहब, वही होता है आपका ये प्राइस। तो ये थी बातें जो मैंने आपको सिखानी थी के डी के बारे में। अब हम बात करते हैं साहब कॉस्ट ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो इतना आप लोग प्लीज़ अपना पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्लीज़ किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ कोई पॉइंट ऐसा है जो बहुत ही आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल ऑन दैट टॉपिक, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। आइए सर, अब आती है थर्ड पॉइंट के बारे में। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेप्थ लिखवा दिया, अब लिखिए आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसी को आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो के पी क्या हो जाएगा साहब? के पी आपका हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, जितना भी हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना है अपॉन प्राइस। और प्राइस की मैं डेफिनेशन पहले ही दे चुका हूँ कि प्राइस क्या होती है। तो फॉर्मूला क्या बना? के पी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब हमने कितना डिविडेंड दिया और हमको कितने पैसे उस जब हमने शेयर्स को बेचा या इशू किया तो हमको कितने पैसे मिले, इतनी सी बात यहाँ पे हो रही है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं जरा हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं सर। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी को हम लिख सकते हैं फिर वही कि हमसे इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स तो के ई क्या हो जाएगा आपका साहब? अच्छा, यहाँ पे तीन अलग अलग अप्रोच है, ध्यान दीजिए, मैं वही तरह उसको लिखवा दूँ अलग से, बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ जानना। नंबर पहला अप्रोच मैं लिखवा रहा हूँ साहब डिविडेंड अप्रोच। तो एग्ज़ाम में साहब अलग अलग मेथड से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर वो अप्रोच नहीं भी देंगे तो भी आपको सब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये हमको कौन से अप्रोच से सॉल्व करना है। तो इस केस में साहब के ई विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड DPS अपॉन प्राइस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, DPS मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। इसी को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिखूँ? D1 लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बाद में जाके बहुत यूज़ पड़ेगा इसका। और P क्या है? दैट इज़ प्राइस। तो प्राइस को साहब आप चाहो तो लिख सकते हो D1 अपॉन P0। क्या लिख सकते हो आप? D1 अपॉन P0 भी आप लोग लिख सकते हैं साहब, ठीक है। तो मैं DPS का फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, दैट इज़ डिविडेंड पर शेयर। ठीक। सेकंड अप्रोच साहब इसका जो होता है वो अर्निंग अप्रोच होता है, मैं इसको भी लिखवा दे रहा हूँ आप लोग। इस वीडियो में पूरा लिखवा दूंगा ताकि आप जब अगला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैं रेफ़र करता रहूँगा बार बार कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी, तो आप लोग इसको ईजिली समझ लेंगे साहब, ठीक। आइए साहब, सेकंड मेथड यहाँ पे जो जा रहा है, मैं वो ये सेकंड नया पॉइंट नहीं है, ये यहाँ का 1 वाला है, ठीक है। मैं इसको वैसा वाला 1 लिख देता हूँ, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है साहब, ठीक। सेकंड अप्रोच कौन सा है यहाँ पे? अब साहब ये अगला अप्रोच है आपका अर्निंग अप्रोच। ये है आपका अर्निंग अप्रोच। इसमें फॉर्मूला वही के ई विल बी इक्वल टू व्हाट? के ई विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड
अर्निंग पर शेयर, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे DPS लिखा था, यहाँ क्या लिखा मैंने, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर अपॉन प्राइस विल बी इक्वल टू E1 क्या होता है, अगले साल की अर्निंग, D1 क्या होता है, अगले साल की अर्निंग, और यहाँ पे आएगा आपका P0 सेम, P0 मतलब जो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है साहब, उसी को हम लोग P0 कहते हैं साहब। अब हम बात करते हैं थर्ड अप्रोच के बारे में। चैप्टर 17 और 18 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर जाएंगे, सीखना थोड़ा सा है जरूरी है हमारे लिए। थर्ड अप्रोच, अब आती है बात साहब यहाँ पे डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी तुरंत ही काम आ जाएगा, जैसे ही मैं अब अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आप लोग पढ़ेंगे। प्लस ग्रोथ अप्रोच, इसको साहब हम लोग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब इसको हम लोग, इसको हम लोग गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोच या मॉडल कह सकते हैं हम लोग इसको, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं साहब। यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा ज़रा उसको भी देख लीजिए साहब। यहाँ फॉर्मूला बनेगा के ई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड DPS डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सिंपल भाषा में लिख दूं पहले ज़रा। D1, बहुत ध्यान सुनना, ये मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ इतना ईजी लिखवा रहा हूँ, किताब में देखना कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। अब मैं इस ग्रोथ के बगल में हल्का सा एरो बना के लिख दे रहा हूँ कुछ चीज़ जो आपको याद रहेगी। ग्रोथ क्या, ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। ये ग्रोथ क्यों होती है कंपनी, क्योंकि आपको याद है स्टार्टिंग मैंने आज क्या बात की थी, मैंने क्या सिखाया कि भैया जितना हम जैसे पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, अगर हम साहब उसमें से 70 रुपया वापस री इन्वेस्ट कर दें और 30 रुपया डिविडेंड के रूप में बांट दें, और सोचिए तो हमारी ग्रोथ कितनी होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 का 100 रुपया री इन्वेस्ट कर दें और कुछ भी डिविडेंड ना बांटें, तो कितनी ग्रोथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना पैसा आपने कमाया पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर पाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और आप सिर्फ उसमें से 20 रुपया री इन्वेस्ट कर 80 रुपया आप डिविडेंड के रूप में बांट दे रहे हो, तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ये जो ग्रोथ है साहब डिपेंड किस पे करता है कि जो भी पैसे आपने कमाए उसको आपने कितना री इन्वेस्ट कर दिया अपने ही कंपनी में, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है। आइए ज़रा समझते हैं ग्रोथ निकालना कैसे है। ग्रोथ निकालने का साहब तरीका आपका ये हो जाएगा, मैं इसको अलग जगह पे लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे साहब आपका जो ग्रोथ होगा कैसे निकाले मैं दिखा देता हूँ आपको साहब। यहाँ पे ग्रोथ विल बी इक्वल टू, ग्रोथ इज इक्वल टू, तो अब हम समझते हैं कि ग्रोथ कैसे निकाला जाता है साहब। ग्रोथ निकालने के लिए आपको लिखना होगा बैलेंस। ज़रा मैं जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ प्लीज़ इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एग्ज़ाम में नहीं भी लिखेंगे आप अपना डायरेक्ट सॉल्व कर देना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ध्यान दीजिए ये बहुत यूज़ आएगा फॉर्मूला भी, ग्रोथ कैसे निकालते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र टू रिजर्व इनटू, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, इनटू ROE। ROE का फुल फॉर्म क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROE निकलता कैसे ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
आरओई निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके डेटा आपको अक्सर क्वेश्चन में जब जी नहीं दिया रहेगा ना तो आरओई निकालने के डेटा आपको दिया रहेगा, ताकि आप इजीली वहाँ पे इंटरप्रेट करके फॉर्मूला निकाल लें। आरओई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो साहब ये फॉर्मूला सा है, मैं बताऊंगा कि ये ध्यान लीजिए, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि साहब आपने जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ध्यान दीजिएगा क्या बताने जा रहा हूँ मैं, जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हो उसमें से आप जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी दे देते हो, उसके बाद जो ध्यान, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट में से प्रेफरेंस वाले डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान देना, वही लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है साहब, जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है ना, उसी को साहब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड हम लोग कहते हैं। बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व, ये क्या होता है, कितना पैसा, जो भी रिजर्व आप जो भी पैसे आपने कमाए उसमें कितना परसेंट हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट विल बी द परसेंटेज। वो जो परसेंटेज आपको इस क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा, वो आप यहाँ लिखोगे, उसको आप आरओई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा जी। फिर इसी जी को साहब आप कहाँ लगाओगे, फॉर्मूले में लगाओगे कि ई विल बी इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी में, तो जी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी साहब, ठीक। तो मैं दिखा भी देता हूँ जी कहाँ, ये तो ये जो जी है साहब, वो जो जी निकलेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। फिर D1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो आपको भविष्य में देना है, ध्यान दीजिए, पे हम लोग यहाँ डिविडेंड देते हैं, ठीक, डिविडेंड हम देंगे। P0 क्या है, प्राइस, जो हमें पैसा शेयर होल्डर से मिला है। आई होप आप लोग को बातें समझ में, ये कौन से आपको 3 अप्रोचेस हमने यहाँ पे देखे कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को पूछता है, तो अगर आपको साहब वहाँ पे डिविडेंड भी दिया है, प्राइस भी दिया, ग्रोथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब ग्रोथ की बात नहीं हो रही है तो आप लोग वहाँ पे सिंपल D1 अपॉन P0 करेंगे। अगर क्वेश्चन में अर्निंग के बारे में बात की गई है तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्सपेक्टेड EPS अपॉन प्राइस एट E1 अपॉन P0। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे में भी बात की गई है तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जब देने वाले D1 अपॉन P0 प्लस जी। और फिर मैंने जी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया है साहब। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं। जल्दी से मैं उठा के मैं फिफ्थ लिखता हूँ यहाँ पे। आइए सर, फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं CAPM के बारे में। कैपिटल एसेट, ध्यान दीजिएगा, आगे जाके टॉपिक इस चैप्टर में लास्ट में मिलेगा, आपको ढूंढ लीजिएगा। कैपिटल एसेट, मैं पूरे चैप्टर की समरी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले बात की थी रिस्क फ्री के बारे में, NTPC पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ वो जो उस पर जो डिविडेंड मिलता है ना साहब, उसी को हम RF कहते हैं। तो ये जो RF लिखा है ये वही हो रहा है जो आपको NTPC ONGC पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी को साहब यहाँ पे हम लोग RF कहते हैं। KE विल बी इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। अब मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पे कि RF क्या है, RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट
आर एम क्या होता है साहब, जो नॉर्मल रिटर्न जो आपको, अगर आप एक कंपनी को मार्केट में अगर कहीं पैसा लगाते हो तो उस पे जो रिटर्न मिलता है उसको आप रिटर्न ऑन मार्केट आर एम कहते हो साहब। आर एम माइनस आर एफ क्या है साहब, कि जैसे मैंने कहा कि रिलायंस वाले आपको 13% इंटरेस्ट दे रहे हैं और एनटीपीसी वाले आपको 10% दे रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा रिलायंस वाले को देना पड़ रहा है, दैट इज़ 3%। तो आपने अगर रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिला, जहाँ कि आप एनटीपीसी में लगाते 10 ही मिलता, तो क्या हुआ, रिस्क लेने का क्या मिला आपको, एक प्रीमियम मिला, रिस्क लेने का आपको एक बेनिफिट मिला। तो इसी को साहब हम लोग आर एम माइनस आर एफ को क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट का आपने जो रिस्क लिया उसकी वजह से क्या मिल गया आपको एक प्रीमियम मिल गया। तो वही बात यहाँ पे आर एम माइनस आर एफ होता है। रिस्क फ्री प्रीमियम आप जब एग्जाम को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे ये वर्ड वहाँ पे डायरेक्टली पता है क्या सॉल्व की, वहाँ लिखा हुआ है रिस्क फ्री प्रीमियम इज़, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज़ 10%। तो आपको वहाँ पे आर एम माइनस आर एफ की जगह पे पूरा लिख देना 10, आपको आर एम माइनस आर एफ नहीं लिखना होगा, डायरेक्टली 10 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, बीटा मतलब होता है रिस्क, कितना रिस्क है, दैट इज़ बीटा। बीटा का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, बीटा आएगा हाउ मच सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड टू मार्केट, हाउ मच सिक्योरिटी रिस्पॉन्ड टू मार्केट। बात समझ में आई साहब, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है ये कॉस्ट निकालने का साहब, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसको कहते हैं हम लोग, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये इसका फॉर्मूला है और इसकी हेल्प से आप के ई कैलकुलेट कर सकते हो साहब, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में। आप लोग बस प्लीज़ बोर मत होइए, ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग चैप्टर बहुत मज़ेदार है। मैं स्टार्टिंग में ही आपसे मेहनत करवा ले रहा हूँ ताकि आप जब पूरे चैप्टर को देखोगे तो मैं इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सभी क्वेश्चन को फटफट जल्दी सॉल्व करता हूँ। क्योंकि पता है क्या सीन क्या है, सीन ये है कि आप किताब में जब इसको सॉल्व किया गया है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व किया गया है। तो ऐसी एक ही फॉर्मूले को 10 बार घुमा रहे हैं वो लोग और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास मैंने घुमा नहीं रहे, वो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, वो लोग किताब में छपे हुए हैं। मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जा रहा है, इतना सा फ़र्क है साहब, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हो गया, हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिज़र्व की बात करते हैं साहब। मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो पैसा आप अपने ही पैसे रखे हुए इस्तेमाल करते हो तो उसका भी एक कॉस्ट होता है, वही बात यहाँ पे लिखी है। तो मैं ज़रा इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, by investing reserve amount in our business, we are not able to invest it in the outside मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने पैसों को अपने पास इन्वेस्ट कर, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लोगे तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। कैन नॉट इन्वेस्ट इन द आउटसाइड मार्केट एंड, और बाहर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप बाहर से कुछ इंटरेस्ट भी एंड अर्न सम इंटरेस्ट, और आप वहाँ से कुछ अर्न सम रिटर्न आप नहीं कर पाओगे। सच अपॉर्चुनिटी, इसी के स्टार्टिंग आगे ही, इसी के आगे लिखना है पैराग्राफ, अलग से नहीं हो। सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट will be our cost of reserve। तो जो अपॉर्चुनिटी हम खो रहे हैं अपने पैसे को वापस अपने पास लाने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो के आर क्या हो जाएगा आपका साहब उस केस में, के आर विल बी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो जो अपॉर्चुनिटी आपने बाहर खोई उसी को साहब हम लोग KR कहते हैं। अब मैं एक और बात यहाँ लिखना चाहूँगा, इफ़ अगर क्वेश्चन आपसे कुछ ना कहे, ध्यान समझना, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ ना कहे मतलब इफ़ क्वेश्चन आपसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बता रहा है, ठीक, कि यार बाहर हमको इतना मिलता है ऐसा कुछ, इफ़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट गिवन देन जो आपकी साहब KR रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो KE के बराबर हो जाएगी। तो जो आपने KE क्वेश्चन में लिया हुआ होगा वही आप साहब KR भी ले लीजिएगा साहब। बात समझ में आई? तो यहाँ पे सिंपल सी बात मैंने ये सिखाने की कोशिश की कि अगर आप अपने बाय इन्वेस्टिंग रिजर्व्स अमाउंट इन आर बिजनेस, अपने जो पैसे जो हमारे पास रिजर्व के पड़े हुए हैं, अगर हम उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हम बाहर से कोई रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी हमने खोई साहब, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच सच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी आर कॉस्ट ऑफ रिजर्व। तो KR विल बी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आपको क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है आप लोग साहब उस केस में जो KE आपने अगर क्वेश्चन में कहीं यूज़ किया 100% किया रहता है वो, तो KE क्या बन जाएगा, KE विल बी इक्वल टू KR। ध्यान दीजिए सभी चीज़ें यूज़ होंगी, तो प्लीज़ अभी से तैयार रहिएगा, सब कुछ आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्लैश करेगा ये, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा। चलिए सर, हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद मैं वापस बुक पे आ जाऊंगा और आपको पूरा वापस समझाना स्टार्ट कर दूंगा सर। लास्ट हमने 6 पॉइंट हो गया, 7th पॉइंट देख लेते हैं सर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, ध्यान दीजिए मैं एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, तो आप जब इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, बस इस फॉर्मूले का शॉर्टकट आपको तब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर मतलब, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिडीमेबल तो है और साथ में क्या है, व्हेन लाइफ इज गिवन, व्हेन लाइफ इज गिवन, तो उस केस में क्या हो जाएगा। अभी आपको मैंने पहले दिखाया था KD इक्वल टू क्या था, इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन प्राइस। यहाँ देखिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, KD विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस सेल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू है ठीक है, अपॉन 2 प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू अपॉन n। ये एक फॉर्मूला है। तो RV क्या है यहाँ पे साहब, बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, अभी समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, तो लिख लीजिए यहाँ पे RV मतलब होता है रिडम्पशन वैल्यू और SV मतलब होता है सेल वैल्यू। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको सब बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है साहब, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग वापस अपनी किताब को 2nd पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। खूब पढ़ाई करें, खूब जल्दी से CCA बने।